नमस्कार दोस्तों। और आप आशा करता हूँ आप सभी का दीपावली और उसके साथ सारे त्योहार और छठ का जो त्योहार गया है वो अच्छा गया होगा। और हम हमारी क्रिक वाले की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम लोग हाजिर हैं एक और वीकली चर्चा के लिए। और मेरे साथ फिर से जुड़ेंगे पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ और आज ही छठ का त्योहार खत्म करके मैं फटाफट आपके पास पहुंचा हूँ ये वीडियो शूट करने के लिए। हम्म। और पिछले हफ्ते काफी कुछ हुआ, काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हुई जो हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। रोको का रिटर्न हुआ, सबसे बड़ा न्यूज वही था। और सबसे अच्छा न्यूज ये था कि इंडियन वुमेन्स जो है वो क्वालिफाई कर गई बिना किसी कैलकुलेशन और बिना किसी मैथमेटिकल स्ट्रेस के। तो वो भी एक अच्छी बात है। तो हम पहले शुरू करते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के सीरीज से। तो धवल, आप हमें ले चले वहाँ पे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया आई थिंक 3 मैच की ओडीआई सीरीज थी। वैसे तो 2 साल बाद वर्ल्ड कप है तो आइडियल वर्ल्ड में इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं था, मगर रोको का रिटर्न था उसकी वजह से काफी फायर एड था। तो उसकी वजह से इस सीरीज को और क्राउड काफी रिकॉर्ड नंबर में आए। तो पर्थ में हम लोग ने छोटी दिवाली पे देखा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच, जो रोको के लिए इतना अच्छा नहीं गया और भारत के लिए भी नहीं गया। और आई थिंक हम लोगों ने शायद ये डिस्कस कर भी लिया था। आई थिंक हमने संडे इवनिंग डिस्कस किया था, तो भारत की कॉम्प्रिहेंसिव हार हुई थी, मगर टॉस आई थिंक मेजर फैक्टर था। तो आई थिंक हम लोग दूसरे मैच पे चलते हैं जहां हम लोग ने एडिलेड में गए थे। अगेन हम लोगों की टफ स्टार्ट हुई, हम लोगों ने टॉस हारा और स्विंगिंग कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग लिया और गिल जल्दी आउट हो गए। कोहली कुछ कर नहीं पाए फिर से, जो मुझे नहीं याद ऐसा लास्ट कब हुआ है जब 2 इनिंग में लगातार शून्य किए। फिर अय्यर और रोहित ने थोड़ा पुल बैक किया। रोहित थोड़े स्क्रैची लगे मुझे 50 बॉल में, पहले आई थिंक 25 रन ही थे उनके, जो मेरे को भी याद नहीं लास्ट टाइम कब ऐसा इनिंग देखा था। मगर उसके बाद कमबैक किया उन्होंने और अय्यर की पार्टनरशिप ने हमको थोड़ा मोमेंटम दिया। मगर जैसे ही वो टूटा उसके बाद मिडिल ऑर्डर से हम उतना रन नहीं बना पाए। और 260 एंड में आई थिंक हर्षित और अगर अर्शदीप की पार्टनरशिप नहीं होती तो शायद हम 260 भी नहीं कर पाते। तो उन दोनों की पार्टनरशिप ने हमको एक फाइटिंग टोटल दिया और हमने फाइट किया काफी। आई थिंक हमने रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लिए, मगर कैचिंग ने आई थिंक हमको फिर से डिसअपॉइंट किया। मुझे याद है 2 कैचेस हमने अच्छे सिंपल ड्रॉप किए थे और एंड में ऑस्ट्रेलिया 3 विकेट से जीता, जो आई थिंक ऑन पेपर क्लोज था। बट मेरे को ऐसा अंत तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम टॉप पर है। तो आई थिंक मैं कहूंगा एक और नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बट एक और डिसेंट विन ऑस्ट्रेलिया के लिए। और भारत के ऊपर एक और फॉर्मेट में सीरीज जीती आफ्टर टेस्ट मैच, तो नॉट सो गुड फॉर इंडिया एंड स्पेशली फॉर कोहली। तीसरा मैच मगर स्पेशल रहा। मेरे हिसाब से सिडनी में हम लोग गए और ऑस्ट्रेलिया ने इस बार बैटिंग लिया, क्योंकि वहां पर पहले बैटिंग आई थिंक प्रेफरेबल रहता है, ऐसा रिकॉर्ड बताते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया 190 पे 3 के बाद एक कलेप्स हुआ, जहां हर्षित राणा की काफी अच्छी बॉलिंग ने हमें उबारा और आई थिंक और बॉलर्स ने भी चिप इन किया और कुलदीप हमें फाइनली देखने को मिले। तो 237 पे ऑस्ट्रेलिया को रोका, जो आई थिंक काफी चेजेबल टोटल था सिडनी पे। और गिल और रोहित ने अच्छी स्टार्ट दिया। उसके बाद मैं पुनीत से सुनना चाहूंगा व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। आई थिंक रोहित एंड कोहली टुक द सेंटर स्टेज। मतलब रोहित और कोहली ने जो बैटिंग की उसके बाद वो हमारे जो पुराना हम रोहित और कोहली की पार्टनरशिप आई थिंक लास्ट क्रिकेट में जो हमने देखी है, जिसके हम यूज टू थे और जिसकी वजह से दोनों सुपरस्टार बने इंडियन टीम के। तो वो उसकी हमें झलक वापस रिकैप एक देखने को मिला। रोहित जब से कैप्टन बने उन्होंने एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ अप्रोच लिया था ओडीआईज में भी, कि वो जस्ट गो आफ्टर द बॉल एंड 10 ओवर में 80 रन 90 रन, और उसी में कभी कभार वो 40-50 पे आउट हो जाते थे। तो हम उसके उस सीरीज से यूज टू हो गए थे। लेकिन इस अभी ये जो सीरीज हुई इसमें हमने सेकंड ओडीआई में भी देखा कि उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, क्योंकि काफी दिनों बाद वो मैच भी खेल रहे थे। तो शायद उसकी वजह से उन्होंने टाइम लिया और इस कंडीशन भी वैसे ही थे। और थर्ड में हमने देखा कि वो जो कॉन्फिडेंस उनको सेकंड ओडीआई में मिला था उसको उन्होंने थर्ड ओडीआई में कैरी ऑन किया। इसमें ज्यादा उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया, हाँ अपना टाइम लिया क्योंकि टारगेट भी ज्यादा नहीं था, तो अपना आराम से टाइम लिया। और कोहली की बात करें तो कोहली पहले 2 मैचेस में उनका जीरो देख के काफी लोग स्पेकुलेशंस लगाने लगे थे कि अब उनका क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उन्होंने भी बड़ी काबिल बैटिंग किया और रोहित का पूरा साथ दिया। और मतलब उस इनिंग्स में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कहीं कोई बॉल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दोनों ने आराम से मतलब जो हम जिसके हम आदी हो गए, जो हमने पिछले डेकेड में उनकी बैटिंग देखी है, उनका जो तालमेल देखा है, वो उसका झलक हमको दिखाया उन्होंने। और रोहित ने एक शानदार सेंचुरी लगाई, जो काफी टाइम बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मतलब इस साल में दूसरी सेंचुरी भी होगी इसमें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काफी टाइम बाद हमने उनकी इस टाइप की सेंचुरी देखी है। क्योंकि इसके पहले जो उन्होंने सेंचुरी लगाई थी वो भी काफी फास्ट लगाई थी, मतलब
कुछ आई थिंक 70-80 बॉलों में मार दी थी, लेकिन जो थर्ड ओडीआई की जो 100 थी, उन्होंने एक टिपिकल ओडीआई नॉक खेला था, जो वो पहले खेलते आते थे कि स्टार्टिंग में टाइम लेंगे 100 के लिए, वो 110-120 बॉल लेते थे और उसके बाद फिर वो मतलब मार के खेलते थे। तो सेम वैसा ही इनिंग्स हमने उनको देखा और काफी मजा आया देख के। और रोको मतलब रोहित शर्मा और विराट कोहली ने, उनके जितने भी आलोचक हैं, उनके जितने भी क्रिटिक्स हैं, उनके मुंह पे एटलीस्ट ताला तो लगा दिया कि लोग उनके फ्यूचर की बात कर रहे थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो नॉन कमिटल हैं, ये हैं वो हैं। तो अभी फिलहाल के लिए तो मतलब वो सारे डिस्कशंस बंद कर दिए हैं उन्होंने। और ये जो पार्टनरशिप रही थर्ड ओडीआई की, मतलब इसने पूरा सीरीज का जो आउटकम है वो चेंज कर दिया। मुझे इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की वो वाली सीरीज याद आ गई जिसमें लारा ने 400 रन मारे थे। एक्चुअली वो सीरीज जो है वो इंग्लैंड ने जीता था 3-0 या 3-1 से, लेकिन हम वो सीरीज का आउटकम देखते ही नहीं, हम लारा का 400 देखते हैं। वैसे ही अगर ये सीरीज की बात होगी तो रोहित शर्मा विराट कोहली की पार्टनरशिप की बात होगी, उनके कमबैक की बात होगी, ना कि इंडिया ये सीरीज 2-1 से हारी है। वो तो मेरे को नहीं लगता कि 2 महीने बाद भी किसी को याद हो। तो ये मेरा टेक था, आप अपना टेक बताएं इसके ऊपर। जी बिल्कुल। और आई थिंक ज्यादा लोगों ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि रोहित प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहेंगे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेंगे, तो वो भी काफी बड़ी बात थी। और 200 से ऊपर रन रोहित ने बनाना, जबकि एक में 0 था, एक में 8 ही रन थे, तो काफी अच्छा लगा। और आई थिंक ये वाला रोहित, मैं तो पर्सनली ज्यादा बड़ा फैन हूँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका में आप ज्यादा 30-40 रन बनाकर जल्दी आउट हो जाए वैसी वाले विकेट्स नहीं मिलेंगी। तो आई थिंक वहां पे थोड़ा संभल के ही खेलना होगा शुरुआत में। और 2 नई गेंदें हैं तो आपको हरकत तो करेंगी वो। तो मेरे हिसाब से मतलब आपने आपके नजर में डिसाइड हो गया कि वो 2027 का वर्ल्ड कप खेल ही रहे हैं? अगर इतना फिटनेस है और इतना हंगर है तो मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए ही होगा। तो मैं तो ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स मैं 2 साल की बाद क्या होगा मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मगर मेरे मन में तो कोई संदेह नहीं है कि अगर रोको इंटरनली मोटिवेटेड है तो आई थिंक कोई इश्यू होगा, क्योंकि फॉर्म और वो तो ऐसी चीज है जो, बस एक ही चीज है कि आई थिंक थोड़े मैचेस वो लोग ज्यादा खेले डोमेस्टिक तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसा आपने देखा रोहित ने दूसरे मैच में जो टाइम बिताया वो तीसरे में उनको हेल्प किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अच्छा कि अब 3-3 मैच की वनडे सीरीज होंगी हर जगह। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं वो ऐसा कोई शेड्यूल निकाले जहां आईपीएल और वनडे के अलावा वो लोग कुछ डोमेस्टिक मैचेस खेलें तो मेरे लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी तो फिलहाल साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज और न्यूजीलैंड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो दोनों खेलेंगे, तो फिंगर्स क्रॉस। बट हाँ, आई थिंक ये सीरीज में जो हमको चाहिए था वो मिल गया, एज फार एज यू मेंशन्ड इट करेक्टली। तो चलिए मूव ऑन करते हैं, कुछ छोटी इंटरनेशनल सीरीज देख लेते हैं। वेस्ट इंडीज का बांग्लादेश का टूर जारी रहा, जहां पे 3 मैच का ओडीआई सीरीज बांग्लादेश ने जीता। मगर दूसरा मैच सुपर ओवर गया जो काफी क्लोज रहा और वेस्ट इंडीज ने वो जीता था, तो समथिंग टू लुक फॉरवर्ड। और उसके अलावा कल एक T20 सीरीज स्टार्ट हो गया इन दोनों के बीच, 3 मैच का ही है। जो पहला मैच वेस्ट इंडीज ने 16 रन से जीता है, तो उस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। इसके अलावा इंग्लैंड का न्यूजीलैंड दौरा, जिसमें 2 मैच बारिश की पेट चढ़ गया, तो बारिश वहां भी पीछा नहीं छोड़ रही है। तो इंग्लैंड ने T20 सीरीज 1-0 से जीती। उसके बाद पहला मैच वनडे का हुआ जिसमें इंग्लैंड ने 223 ही बनाए, मगर सबसे इंक्रेडिबल बात थी कि हैरी ब्रूक ने 135 बनाए उसमें से, जो 60% रन है। तो हैरी ब्रूक इस जनरेशन के क्यों सुपरस्टार माने जाते हैं, आई थिंक वो एक और नमूना उन्होंने पेश किया। तो आई थिंक इंग्लैंड के मेरे हिसाब से अभी तक के अभी जितने भी उनके राइजिंग स्टार्स है उसमें हैरी ब्रूक सबसे नंबर 1 पर है। तो मैं इनको एशेज में डेफिनेटली मेरे लिए 1 प्लेयर टू वॉच आउट है। तो इंग्लैंड मैच हार गया ऑफ कोर्स, बट काफी अच्छी इनिंग रही उनकी। तो ये सीरीज भी अभी 2 मैच होंगे इस वीक, तो हमारी निगाहें बनी रहेंगी। उसके अलावा अफगानिस्तान का बांग्लादेश टूर, जिम्बाब्वे टूर है, जिसमें अफगानिस्तान पहला टेस्ट मैच, एक ही टेस्ट मैच था जो इनिंग और 70 रन से हार गया, तो जिम्बाब्वे के लिए काफी बड़ी जीत। और इसके बाद अब T20 की 3 मैच की सीरीज कल से स्टार्ट होगी, तो उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। और इसके अलावा इंडिया ऑस्ट्रेलिया की कल से 5 मैच की T20 सीरीज स्टार्ट होगी, जो सूर्य कुमार अब लीड करेंगे, तो उस पर हमारी निगाहें रहेंगी। और क्या बोलते हैं, वुमेन्स वर्ल्ड कप पे आ जाते हैं। आई थिंक हमने लास्ट टाइम जब बात की थी तब इंडिया का इंग्लैंड के सामने हार्ट ब्रेक हुआ था। उसके बाद हम लोगों ने कुछ मैचेस की बात करूं तो श्रीलंका बांग्लादेश काफी क्लोज मैच था, जो बांग्लादेश को जीतना चाहिए था, मगर एंड में 12 बॉल में 12 रन नहीं बने और श्रीलंका ने ड्रामेटिक विन ले ली। तो काफी क्लोज मैच रहा वो। उसके बाद अफ्रीका पाकिस्तान का कोलंबो में एक अनयूजुअल मैच रहा, जहां 20 ओवर का ही मैच एंड में रिड्यूस हुआ। उसको भी पाकिस्तान 150 रन से हार गया था। इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी हार थी पाकिस्तान की। उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने कुछ खिलाड़ियों को रेस्ट दिया, उसके बावजूद काफी आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया। तो ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद साउथ अफ्रीका को तो और बड़े मार्जिन से हराया। आई थिंक एलेना किंग ने कुछ 7 विकेट लिए। तो ऑस्ट्रेलिया तो अभी अनबीटेबल लग रहा है, तो उस पर हम और चर्चा करेंगे जब हम सेमीफाइनल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं इंडिया न्यूजीलैंड, जो इस वीक का लास्ट वीक का सबसे इंपॉर्टेंट मैच था। और वहां पे हमारी दोनों ओपनर जर्सी नंबर 18 और प्रतीका रावल, दोनों ने बहुत ही खूब बल्लेबाजी की, दोनों ने शतक बनाया।
मुझे याद नहीं है लास्ट ऐसा कौन सा वुमेन्स वर्ल्ड कप मैच था जहाँ दोनों ओपनर्स ने शतक बनाया, शायद देख यही आज हम ट्रिविया भी पूछ सकते हैं, तो के ऊपर मैच छोड़ता हूँ। तो उन दोनों की मदद से भारत ने 340 बनाए, जिसको न्यूजीलैंड ने काफी फाइट किया, मगर अंत में 50 रन से शॉर्ट रह गया। और भारत ने काफी अच्छी बॉलिंग चेंजेस की, जो रेणुका को आई थिंक हम लोग पहले मैच से कह रहे हैं कि वो हर मैच क्यों खेलना चाहिए, वो उन्होंने बताया। सोफी डिवाइन और आई थिंक एक और उनकी इंपॉर्टेंट प्लेयर थी, उनको काफी अच्छे से बोल्ड, जॉर्जी प्लिमर दोनों को बोल्ड किया था। तो काफी प्रभावशाली बॉलर है, मेरे लिए 1 to look out for भी है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो आई एम वेरी हैप्पी कि रेणुका इज बैक इन द थिंग्स। उसके बाद इंडिया बांग्लादेश मैच में हालांकि नो रिजल्ट रहा बारिश के चलते, मगर भारत को बहुत बड़ा झटका लग गया है। प्रतिका रावल ने अपना एंकल ट्विस्ट किया और उसकी वजह से वो अब इस वर्ल्ड कप में और हिस्सा नहीं ले पाएंगी। वो फिलहाल नंबर 2 पे भी है इस वर्ल्ड कप में हाईएस्ट रन गेटर्स के। तो मेरे लिए सिर्फ प्रतिका एज अ बैटर नहीं, बट प्रतिका कुछ ऑफ स्पिन भी कर सकती थी, सेफ फील्डर भी थी और स्मृति को काफी स्टेबिलिटी देती थी। तो मेरे लिए काफी बड़ा लॉस मैं कहूंगा इसको, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने भी उन्होंने एक 50 बनाया था। तो आई थिंक अब शेफाली को शामिल किया है, क्या वो स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में आएंगी या अमनजोत या ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा, वो हम चर्चा अपने आगे के सेगमेंट में करेंगे। मगर अभी यही न्यूज है कि प्रतिका हैज बीन साइडलाइंड। और उसके बाद आई थिंक पाकिस्तान श्रीलंका का एक मैच था जो रेंड आउट हो गया और न्यूजीलैंड इंग्लैंड वैसे तो फॉर्मेलिटी का ही मैच था जो इंग्लैंड ने जीता, मगर सोफी डिवाइन का 19 साल का बेहतरीन कैरियर उसके साथ समाप्त हुआ। तो हमारी बेस्ट विशेष है सोफी डिवाइन के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि वो अगले साल का T20 वर्ल्ड कप एटलीस्ट खेलें और वहां से वो रिटायर्ड हों। और न्यूजीलैंड डिफेंडिंग चैंपियन भी है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एनी वर्ड्स फ्रॉम यू? इंडिया के कैंपेन सोफी डिवाइन कैसा रहा लास्ट वीक वर्ल्ड कप का? वर्ल्ड कप पे आने से पहले मैं दर्शकों को एक बात बता देता हूँ। जैसे हमने अभी बात की वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के मैच की, तो उसमें से दूसरा मैच जो हुआ था जिसमें सुपर ओवर में वो मैच किया था और वेस्ट इंडीज ने जीता था, तो उसके अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ था, जो मैं बताना चाहूंगा कि वेस्ट इंडीज ने 5 स्पिनर से बॉलिंग करवाई थी। मतलब उसमें एक भी पेसर ने बॉलिंग किया था, जो ओडीआई या किसी भी मैच के, किसी भी फॉर्मेट के मैच के इतिहास में, इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 स्पिनर्स ने बॉलिंग डाली। तो ये एक बात नोट करने जैसे कि मतलब एक बात पहली बार हुई। हम हमेशा कहते हैं कि क्रिकेट इज एन अनयूजुअल गेम, अनिश्चितताओं का खेल है और हमेशा हमें कुछ ना कुछ नई चीजें दिखाता रहता है। तो ये भी एक नई चीज हुई और काफी गौर करने लायक बात थी। और वेस्ट इंडीज जैसी टीम जिसको मतलब हम पेसर्स के लिए जानते हैं, उन्होंने 5 खाली स्पिनर्स खिलाए, तो वो भी एक बड़ी अनयूजुअल सी चीज थी। रही बात वर्ल्ड कप की, तो वर्ल्ड कप में जैसे हमें लग रहा था कि इंडिया लगातार 3 मैच हार गई है और काफी डिफिकल्टी होगी, लेकिन नो डाउट न्यूजीलैंड ने भी कोई अच्छा गेम खेला नहीं। न्यूजीलैंड भी जो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी जो टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गई या इंग्लैंड हो गई या फिर साउथ अफ्रीका हो गई, और इंडिया के सामने हारी, इसके लिए इंडिया इजीली क्वालिफाई कर गया। इंडिया और न्यूजीलैंड में से कोई एक ही जाता। और जो हम इस साल देखते आए हैं, स्मृति मंदाना और प्रतिका रावल की ओपनिंग पार्टनरशिप हमने बायलेटरल्स में देखी, तो वही उसी का झलक हमको इस मैच में भी मिला। स्मृति अपने यूजुअल फॉर्म में थी और प्रतिका जो लंबी इनिंग्स खेलती हैं, अपना टाइम लेती हैं और उनको पूरी तरह से सपोर्ट करती है, वो वाली इनिंग्स उन्होंने खेली और काफी अच्छा हमने मतलब हमारा वर्ल्ड कप का वापस हमने हाई स्कोर पुट ऑन किया था उन पार्टनरशिप की वजह से। और वो पार्टनरशिप ऐसी थी कि मतलब स्मृतिका और प्रतिका देखा जाए तो अब खाली सचिन और सौरभ से ही पीछे हैं इन इन टर्म्स ऑफ आई थिंक नंबर ऑफ हंड्रेड्स है और नंबर ऑफ रन्स में। तो मतलब ये बहुत बड़ी बात है। सचिन और सौरभ तो काफी सालों से साथ में खेले थे, बट इनको खेलते हुए आई थिंक 1 या 2 ही साल हुए हैं, तो ये मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट इन दोनों के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रतिका रावल नेक्स्ट मैच में ही इंजर्ड हो गई, तो ये एक बहुत ही सेटबैक रहा इंडियन टीम के लिए। अभी जैसे धवन ने हमें बताया कि शेफाली वर्मा ने रिप्लेस किया है उनको, तो अब ये देखने लायक है कि हम शेफाली वर्मा को स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में देखेंगे या फिर अमनजोत, जैसे उन्होंने बांग्लादेश के सामने अमनजोत से ओपनिंग करवाया था, वैसा कुछ होगा, तो ये देखने लायक रहेगा। मेरे ख्याल से तो शेफाली वर्मा डायरेक्टली प्लेइंग 11 में डिजर्व करती है, क्योंकि अमनजोत नो डाउट बैटिंग एबिलिटी अच्छी है, लेकिन उस ओपनिंग पोजीशन के लिए मेरे ख्याल से वो सुटेबल नहीं है। और हमको ओपनिंग के लिए ओडीआईज में, T20 होता तो बात अलग थी, बट ओडीआईज में हमको एक प्रॉपर ओपनर चाहिए। तो शेफाली वर्मा मेरे ख्याल से वो डायरेक्टली प्लेइंग 11 में अपना प्लेस डिजर्व करती है। आपका क्या कहना है धवन, आप ये बताइए।
और मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं कर रहा था। मैं या तो शेफाली या फिर हरलिन देओल, इन दोनों के पक्ष में हूँ कि प्रॉपर ओपनर होना चाहिए। हरलिन ने किया नहीं, मगर नंबर 3 पे खेल रहे हैं तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मगर शेफाली का आई थिंक डोमेस्टिक फॉर्म अच्छा रहा है, तो वो एक अच्छी बात है उनके लिए कि ऐसा नहीं कि आउट ऑफ टच है। आई थिंक कुछ अच्छा रिकॉर्ड रहा है उनका, जिसकी वजह से सेलेक्टर्स को इतना आई थिंक दिक्कत नहीं हुआ कि उनको रिप्लेस कर दे। और आई थिंक 1 साल या 1.25 साल पहले वो ओपन करती भी थी स्मृति के साथ, और शायद T20 में कर भी रही है। तो आई थिंक लॉजिकल बात तो यही है कि उनको स्ट्रेट अवे स्वैप कर दें और फिर 5 बॉलर आप जैसा खेलते आए हैं उसी के साथ आप बैक करो। और एज अ 6 बॉलिंग ऑप्शन हरमनप्रीत है, प्रतिका अब नहीं है तो सिर्फ वो एक ऑफ स्पिन का ऑप्शन भी चला गया है। बट हरलिन और हरमनप्रीत पे आई थिंक वो जवाबदारी आ सकती है। बट मुंबई का विकेट देखते हुए मुझे लगता नहीं है कि आप मैं अब भी कन्विंस नहीं हूँ भारत की टीम 2 ही पेसर से खेले, क्योंकि मुंबई में स्विंग बहुत है और ब्रीज ज्यादा होने की वजह से आई थिंक इवनिंग में अगर आपकी गेंदबाजी आती है तो आपको काफी मदद मिलेगी डेक से। तो अगर आप 3 स्पिनर लेके उतर रहे हैं, इसका मतलब 2 ही पेसर होंगे। तो मैं तो देखना चाहूंगा कि टीम मैनेजमेंट थोड़ा ब्रेव कॉल ले और कंडीशन के हिसाब से स्नेह राणा और दीप्ति शर्मा को ही पिक करे एज ए स्पिनर। चरनी के लिए टफ होगा आई नो, मगर चेन्नई ने ऑस्ट्रेलिया के सामने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग भी की थी, इसलिए शायद वो भी देखते हुए चेंज ना करे। मगर आई थिंक लीस्ट नंबर ऑफ स्पिन जो मैंने देखा है वो डीवाई पाटिल पे रहा है, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग कॉल होगा। बट हाँ, आई थिंक एज फार एज आपने मेरे से ओपनर की बात की तो मेरे लिए शेफाली स्ट्रेट अवे स्वैप करेंगे, आई थिंक वो लॉजिकल है। और अगर आप उनको डायरेक्ट नहीं खिलाना चाहते हैं वर्ल्ड कप को देखते हुए तो फिर दूसरा लॉजिकल ऑप्शन हरलिन है। बट आई थिंक हरलिन 3 पे ही बेटर ऑप्शन है, वाई टू डिस्टर्ब ऑल दी अदर एक की जगह। तो मैं भी आपके साथ सहमत हूँ। तो अब ओवरऑल मैं आई थिंक मिताली राज का काफी बड़ा इंटरव्यू मैंने पढ़ रहा था, तो ओवरऑल हाउ डू यू सी ऑस्ट्रेलिया? मतलब मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया भले ही एज अ नंबर 1 क्वालिफाई किया, बट आई थिंक एक टीम जिसको वो अवॉइड करना चाहते हैं सेमीफाइनल में तो वो इंडिया होती, क्योंकि होम क्राउड है। इंडिया हैज नाउ नथिंग टू लूज। एक समय आप ऑलमोस्ट बाहर थे वर्ल्ड कप से, और बायलैटरल सीरीज में भी इंडिया ने काफी क्लोज ऑस्ट्रेलिया को किया है। तो डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया भी इतना कंफर्टेबल नहीं होगा हमको इस समय फेस करने के लिए? आई नो दे आर वेरी अनबीटेबल टीम के श्रेणी में मैं उनको रखूंगा, मगर हाउ डू यू सी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया's perspective कि are they happy to face us या what is the situation? उनको लास्ट सेमीफाइनल जब उन्होंने इंडिया के सामने फेस किया था वो डेफिनेटली याद होगा। हमको तो याद है, हाँ, हमको याद है और उनको भी याद ही होगा। तो और मैं उम्मीद करता डेफिनेटली हूँ हमारे कप्तान को भी याद होगा। हाँ, जरूर हमारे कप्तान और हमारी टीम को भी याद रहना चाहिए। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया, नो डाउट, नॉकआउट्स में तो आप किसी को भी हल्के में नहीं ले सकते। नॉकआउट जैसे हमने T20 वर्ल्ड कप में भी देखा था कि ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में आए थे और हम सोच रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट अवे फाइनल में जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया हाँ फेवरेट्स हैं, बट नॉकआउट गेम इज नॉकआउट और एनी गिवन डे आपका आप जीत सकते हो ये मैच। और अगर हम पिछले 5-6 साल या 7 साल का रिकॉर्ड खोल के देखें तो ओडीआईज में इंडिया के अलावा और किसी भी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को उतनी दिक्कत नहीं दी है जितनी दिक्कत इंडिया ने दी है। तो इस लिहाज से भी इंडिया उनको चैलेंज कर सकती है, इंडिया उनको हरा सकती है। हमने वर्ल्ड कप के पहले जो सीरीज हुई थी उसमें भी हमने देखा है कि इंडिया ने काफी अच्छा चैलेंज किया था ऑस्ट्रेलिया को। इवन इस वर्ल्ड कप में भी जो 330 का जो टारगेट दिया था उसमें भी डाउन टू द वायर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक टफ फाइट दिया था इंडिया ने। ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेट अवे जीत गए थे, 331 उन्होंने चेस कर लिया था। तो ऑस्ट्रेलिया चैन की नींद तो नहीं सोएगी, प्लानिंग प्लॉटिंग तो वो भी करेंगे। और नॉकआउट है और इट्स अ गिवन डे, कुछ भी हो सकता है। और हम तो यही चाहेंगे कि भाई 2017 रिपीट हो और हम फाइनल में जाएं ऑस्ट्रेलिया। चलिए, मेरे 2 और सवाल रहेंगे आपसे, फिर आई थिंक ये चर्चा हम इस सेमीफाइनल से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो अगर भारत हरमनप्रीत लास्ट टाइम टॉस जीती, अगर ऐसा होता है तो क्या आप देखना चाहेंगे? और दूसरा, कौन से 2 प्लेयर जिस पे आप बैंक करोगे इस सेमीफाइनल में? 2 सवाल आपसे। अगर हरमनप्रीत टॉस जीतती है तो देखिए, मैं तो हमेशा फैन रहता हूँ चेस करने का, क्योंकि मुझे पता नहीं रहता कि भाई पहली बैटिंग होगी तो सामने वाला कितना स्कोर पे मतलब कंफर्टेबल है या नहीं है। जैसे हमने लास्ट मैच जो खेला था ऑस्ट्रेलिया के सामने, तो हमने अपने वर्ल्ड कप का हाईएस्ट स्कोर बनाया था, 330 रन बनाए, लेकिन उन्होंने वो भी चेस कर दिया। तो अगर मेरे से पूछेंगे, अगर मेरी राय लेगी हरमनप्रीत, तो मैं तो उनको यही बोलूंगा कि भाई आप बैटिंग ले लो। अब मुझे पता है कि भाई नॉकआउट्स में चेस करने का प्रेशर अलग होता है, लेकिन और हमने देखा इंडिया इंग्लैंड के मैच में भी देखा है कि इंडिया थोड़ा पैनिक कर जाती है चेस करने में। लेकिन फिर भी एक टारगेट सामने रहेगा, तो अगर हमको अच्छी शुरुआत मिलेगी, स्मृति और सामने अगर शेफाली है तो हम चेस कर सकते हैं। तो
अगर चांस जीतती है तो मेरे ख्याल से बॉलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि मुंबई की पिच जो है वो थोड़ी सीमर्स को भी हेल्प करती है, तो रेणुका सिंह वहां पे हमको काम आ सकती है। और रही दूसरी बात, मैं किसको देखता हूँ, तो ऑफकोर्स स्मृति मंदाना के ऊपर डिपेंड करता है। वो जैसी शुरुआत देंगी, वो जैसा खेलेंगी, उसके हिसाब से गेम बदलेगा हमारा, उसके हिसाब से हमारा गेम चलेगा, वो तो नो डाउट है। मतलब अगर जहाँ स्मृति फेल होती है तो बाद में फिर नीचे वालों को प्रेशर आता है, और उसमें अगर देखा जाए 10 में से 7 बार तो हम फेल ही होते हैं, 3 बार ही हमें कोई लेके जाता है जिताने के लिए। तो डेफिनेटली स्मृति है गो टू प्लेयर मुझे देखने के लिए। और दूसरी मैं हमेशा ऑलराउंडर्स का बड़ा फैन रहा हूँ, तो दीप्ति शर्मा हमेशा मेरी लिस्ट में रहती ही है, क्योंकि वो हर जगह रहती है, वो बैटिंग में भी रहती है, बॉलिंग में भी रहती है, फील्डिंग में भी रहती है, तो उनका हमेशा एक कॉन्ट्रीब्यूशन तो रहता ही है। तो मैं ये 2 प्लेयर को लुक आउट करूंगा मैच जिताने के लिए सेमीफाइनल्स में। बहुत बढ़िया। आई थिंक स्मृति से तो आई थिंक पूरा देश उम्मीद किए बैठा है, और उन्होंने आई थिंक इस टूर्नामेंट में अपने कुछ आलोचकों को अच्छा जवाब भी दिया है कि क्योंकि उन पे कई बार ऐसा लगता था कि बड़े टूर्नामेंट में शी डजंट डिलीवर, तो इस बार भी शुरुआत वैसे ही रही थी। आई थिंक पहले 2 मैच में इतने स्कोर्स नहीं मिले थे, मगर आई थिंक पहले 3 में नहीं मिले थे मेरे ख्याल से, फिर ऑस्ट्रेलिया के सामने आई थिंक शी स्टार्टेड ग्रोइंग इन कॉन्फिडेंस, तो शी इज रियली गोइंग वेल, और टचवुड हम उम्मीद करते हैं कि वही कंटिन्यू करें, और हमें बहुत क्रैकिंग सेमीफाइनल देखने को मिलेगा। मगर उससे पहले आई थिंक कल एक और सेमीफाइनल है, उसमें भी मैं आपसे संक्षिप्त में जान लेता हूँ कि आप किसको देख रहे हैं फाइनल में जाते हुए। आपको साउथ अफ्रीका की ये बैलेंस टीम अच्छी लगती रही है, मगर साउथ अफ्रीका ने 2 ऐसे परफॉर्मेंस दिए हैं जिसके लिए वो प्राउड नहीं फील करेंगे, 69 और 97 वाले। तो कौन सा साउथ अफ्रीका कल आप देख रहे हैं, और डू यू थिंक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब इस सेमीफाइनल से इंग्लैंड आगे बढ़ रहा है या साउथ अफ्रीका को आप टैग करते हैं? देखिए, अगर इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने सिर्फ 2 मैच में ही खराब परफॉर्मेंस दिया है, और वो दोनों बड़ी टीम है जो ऑलरेडी सेमीफाइनल्स खेल रही है। एक तो खुद इंग्लैंड जिसके सामने उन्होंने 69 बनाया, इंडिया के सामने भी तो ऑलमोस्ट हार था। हाँ, इंडिया के सामने भी ऑलमोस्ट वो हुआ था, लेकिन वो ये दोनों मैच छोड़ के बाकी जो तीनों मैच उनके हुए थे जिसमें उन्होंने जीता, वो काफी अच्छे मैचेस थे। तो उनका ग्राफ या तो यहाँ था या तो यहाँ था, वो ऐसे नहीं था उनका ग्राफ। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि कल वो कैसे खेलते हैं। और मैं तो भाई इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो इंडिया दोनों के सामने हार गई थी, तो अगर इंडिया आती है फाइनल में किसी को फेस करना, तो दोनों ही मतलब सेम टाइप ऑफ ओपोनेंट है, दोनों में से कोई मतलब कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। इंग्लैंड की अगर हम बात करें तो 2017 का फाइनल हमें याद आ जाता है, जहाँ पे उन्होंने हमसे चोक करवाया था। लेकिन इस वर्ल्ड कप की बात करें तो इन साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में आई विल पर्सनली देखूंगा इस साल को देखते हुए, तो साउथ अफ्रीका मेरे को लगता है कि इस बार बाजी मार जाएगी और वो फाइनल खेलेगी। बाकी देखते हैं करते हैं। चलिए, ब्रेव कॉल। मैं यहाँ पे थोड़ा आपसे डिफरेंट विचार रख रहा हूँ कि गुवाहाटी का स्लो विकेट है, तो एक्लेस्टन और बाकी स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, मगर लेट्स सी तो क्या होता है। बट हाँ, आई थिंक हमारी पूरी निगाहें गुरुवार के मैच के लिए है, और बारिश का थोड़ा खलल अभी दिख रहा है, मगर रिजर्व डे है, तो हमारी उम्मीदें हैं कि मैच तो होगा, ऐसे ही कोई टीम आगे नहीं बढ़नी चाहिए। तो फिंगर्स क्रॉस्ड, और हमारी ऑल विशेस वुमेन इन ब्लू के साथ हैं। जैसे हम लोग टीम इंडिया का नाम लेते हैं, तो दोनों वुमेन और मैन हमारे लिए सेम है, तो हमारी सारी निगाहें और सारी उम्मीदें अभी हरमनप्रीत और स्मृति की टीम इंडिया के साथ हैं। तो हम लोग आशा करते हैं काफ़ी अच्छा रहेगा मैच। और इस एपिसोड को मैं समाप्त करूँ, जनरली हमारा वीकली चर्चा रहता है, बट हमने इसमें सेमीफाइनल का भी चर्चा कर लिया। उससे पहले मैं एक एशेज अपडेट दे देता हूँ, सिंस एशेज अब 3 या 4 ही वीक है। तो पहले टेस्ट में से ऑफिशियली अब पैट कमिंस आउट हो गए हैं, जैसा हमने अटकलें लगाई थी, तो स्टीव स्मिथ को डिक्लेयर कर दिया एज अ कैप्टन। पैट कमिंस शायद दूसरा टेस्ट मैच खेल पाएंगे, ऐसी अभी उम्मीदें दिख रही हैं, क्योंकि उन्होंने रनिंग करना स्टार्ट किया है, मगर क्लैरिटी नहीं है। मगर हाँ, अभी जिस हिसाब से उनका प्रोग्रेस हो रहा है, तीसरे टेस्ट मैच से तो आ ही जाएंगे, ऐसा कंफर्म दिख रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बेटर न्यूज है, क्योंकि पहले तो लग रहा था शायद वो सारी टेस्ट मैच मिस कर जाएंगे, तो दैट इज गुड न्यूज फॉर देम। और उसके अलावा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ओपनर की तलाश जारी है, तो आई थिंक इस वीक के शेफील्ड मैचेस के बाद आई थिंक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कॉन्टास रहेंगे या रेंशो आ जाएंगे, या शायद लाबुशा ने 3 पे नहीं और ओपनर ही आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी बहुत सारे सस्पेंस बरकरार है ऑस्ट्रेलिया के लाइनअप में, तो आई थिंक हम इस वीक में जवाब मिल जाएगा। तो वहां पे भी हमारी सारी निगाहें हैं, क्योंकि पर्थ का ओपनिंग टेस्ट मैच अब सिर्फ 3.5 वीक ही दूर है, तो एशेज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमारी पूरी एक निगाहें वहां पर भी रहेंगी। तो आई थिंक यही थी हमारी सारी न्यूज और चर्चा इस वीक के लिए। कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स पुनीत?
अभी इस वीक तो जैसे फाइनल वीक हो गया है वुमेन्स वर्ल्ड कप का, तो हमारी निगाहें उसी पे हैं कि नॉकआउट्स कैसा जाता है, स्पेशली बारिश कैसे खेल खेलती है नॉकआउट्स में। हम प्रे करते हैं कि भाई नॉकआउट्स ना बिगाड़े, नहीं तो फिर जैसे ये पूरा वर्ल्ड कप चला है वर्ल्ड नॉकआउट्स भी वैसे ही चलेंगे। और मैं कहना चाहूंगा कि सपोर्ट ग्राउंड्स की तरफ से तो काफी अच्छा रहा वुमेन्स क्रिकेट के लिए, लेकिन बहुत सारे क्रिकेट के इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने क्रिकेट के वुमेन्स क्रिकेट के वर्ल्ड कप के बारे में एक भी बात नहीं करी है, और कुछ कुछ ने जो भी बात करी है वो खाली ट्रोलिंग की बात की है। तो नो डाउट अगर आपकी टीम अच्छा नहीं करती है, नहीं खेलती है, तो आप उसको ट्रोल कीजिए, आप उस पर सवाल कीजिए, आप उसको क्रिटिसाइज कीजिए, लेकिन प्लीज आप उसको एटलीस्ट उसके बारे में बात कीजिए। आप बिल्कुल बात नहीं करेंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। और आपके पास इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतना फॉलोइंग है आपका, तो अगर आप क्रिकेट पे कंटेंट बनाते हैं तो प्लीज वुमेन्स क्रिकेट पे भी बनाइए। और इतना बड़ा इवेंट चल रहा है वुमेन्स क्रिकेट का, तो प्लीज इस पे भी बनाइए, क्योंकि आप बोलेंगे इसके बारे में, आप बात करेंगे इसके बारे में, तो और भी लोगों को, आपके फॉलोअर्स तक ये बातें पहुंचेंगी। तो मेरी जितने भी क्रिकेट के इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उनसे ये अपील है कि प्लीज आप क्रिकेट की बात करते हैं तो आप हर एक क्रिकेट की बात कीजिए, सिर्फ मेंस क्रिकेट की बात मत कीजिए। आई थिंक हमारे क्रिक वाले पे तो आई थिंक हमारा स्लोगन भी रहा है कि टीम इंडिया यानी सिर्फ मैन इन ब्लू नहीं है, आई थिंक वुमेन इन ब्लू भी सेम ही मैं तो कक्षा में रखूंगा, ना ऊपर ना नीचे। तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो अभी बस वेट करते हैं, कल से सेमीफाइनल शुरू है, वो उसका देखते हैं हम क्या रिजल्ट आता है, और उस पर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने ट्रिविया पे। तो लास्ट वीक मैंने आपसे पूछा था, मतलब हुआ था कि भाई ऑस्ट्रेलिया, मतलब सॉरी वुमेन्स क्रिकेट में हाईएस्ट, वुमेन्स वर्ल्ड कप में हाईएस्ट स्कोर क्या रहा, हाईएस्ट टोटल किस टीम का रहा है, और उसमें आंसर था कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने 1997 में 412 बनाए थे अगेंस्ट आयरलैंड। बट उसके अंदर एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था जो था, आपको कुछ ख्याल है तो मैं बताऊं उससे पहले? मुझे हाँ, तो उसका उस मैच का सबसे, मतलब जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उसमें, वो ये था कि उस मैच में पहले फर्स्ट टाइम ओडीआईस में किसी ने डबल सेंचुरी लगाई थी। ओह वाओ। 1997 में ऑलरेडी डबल सेंचुरी लग चुकी थी, बेलिंडा क्लार्क ने लगाया था उस मैच में, 229 नॉट आउट बनाया था। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज द फर्स्ट क्रिकेटर टू स्कोर अ डबल सेंचुरी इन ओडीआई, तो वो सचिन तेंदुलकर नहीं गए, वो थी बेलिंडा क्लार्क फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया इन 1997 वर्ल्ड कप। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था उस मैच का। तो आई अभी थिंक फिलहाल तो मेरे ग्लैड कि सचिन तेंदुलकर के लिए रवि शास्त्री ने वो गोल्डन लाइन यूज की थी, फर्स्ट मैन ऑन द प्लैनेट। आई एम ग्लैड उसने फर्स्ट क्रिकेटर नहीं बोला। फर्स्ट क्रिकेटर नहीं बोला था। तो ये इसी बात पे ट्रिविया मेरा खत्म होता है। आज मेरे पास कोई ट्रिविया है नहीं, क्योंकि मैं छठ छठ पूजा में बिजी था, तो मैं कुछ सोच नहीं पाया। गर्द धवल आपके पास है कुछ है तो प्लीज शेयर कीजिए। आई थिंक आज तो हम लोगों ने अभी आई थिंक हमारा डिस्कशन चालू ही था, तो हम लोग यही वुमेन्स वर्ल्ड कप का ही बात कर रहे हैं, तो चलिए उसी पे कंटिन्यू करते हैं कि आई थिंक इस एडिशन में स्मृति 340 के आसपास है। तो मैं यही जानना चाहूंगा कि वुमेन्स में टीम इंडिया की तरफ से एक एडिशन में हाईएस्ट स्कोर कितना है, एक एडिशन कंप्लीट एडिशन में। तो आप अपने जवाब हमको दे सकते हैं, मैं भी जाकर रिसर्च करूंगा। वैसे मैं श्योर हूँ कि कौन क्रिकेटर है, बट क्या एडिशन है, कितने रन है, वो मेरे को देखना पड़ेगा, वो मैं देख के आऊंगा। ठीक है, ओके। चलिए फिर इसी के साथ ऑल द बेस्ट हमारे वुमेन और मेंस दोनों को, और हम आशा करते हैं शुक्रवार को मिलेंगे, जब तक हम प्रीव्यू कर रहे होंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड / साउथ अफ्रीका फाइनल का। चलिए, थैंक यू।